नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। जैसा आपको पता है कि हम लोगों की जो नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसका ये जो सेशन नंबर है, टॉपिक नंबर है 7 है। तो इसमें जो कवर किया गया है आपका पेज नंबर 41 से 50 तक कवर किया गया। जो भी इस पेज के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, उन क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान सही से करेंगे, क्योंकि जो नेमराज सुंडा है आपके एजीटीए के लिए, जो भी एग्रीकल्चर की जो एग्ज़ाम्स हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसमें जाइए, आप इसकी पीडीएफ भी पा सकेंगे। तो चलते बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन रिडक्शन एंजाइम कौन सा है? जो नाइट्रोजन रिडक्शन होता है उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम या ऑल ऑफ दीज। हम ऐसे हिसाब से आपके जो ऑप्शन है उसको सेट करते हैं कि हर ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिले जो आपके नेमरा सुंडा के बुक में लिखी हुई है। तो इसका जो सही आंसर देखेंगे, सही आंसर देखेंगे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जो नाइट्रोजन रिडक्शन में एंजाइम भाग लेता है वो कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। अब मॉलिब्डेनम की बात करते हैं। मॉलिब्डेनम क्या है? जो नाइट्रोजन रिडक्शन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो आपका न्यूट्रिएंट होता है वो भाग लेता है, वो कौन सा? मॉलिब्डेनम। जो नाइट्रोजन जो रिडक्शन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिडक्शन होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट भाग लेता है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें भाग लेता है? कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें ज़रूरी होता है? मॉलिब्डेनम। अगर नाइट्रोजन रिडक्शन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन रिडक्शन होता क्या है? ये नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्ट होती। जब अमोनिया से नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रेट अमोनिया से नाइट्रेट बनने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। अगर से फिर अमोनिया से अगर जो बनता है, पहले बनता है अमोनिया से पहले बनता है नाइट्राइट। नाइट्राइट बनता है अमोनिया से, सबसे पहले बनता है नाइट्राइट। नाइट्राइट किस बैक्टीरिया या किस जीवाणु से बनता है? नाइट्रोसोमोनास। सोमो सोमोनास नाइट्रोसोमोनास से अमोनिया से नाइट्राइट बनता है। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ये किस बैक्टीरिया से बनता है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर से। तो अमोनिया से नाइट्राइट तक पहुंचने के लिए पहले अमोनिया से नाइट्राइट पहुंचते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट पहुंचते हैं। तो नाइट्रेट जो फॉर्म होता है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, जो नाइट्रोजन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो अमोनिया से नाइट्रेट तक पहुंचने के लिए नाइट्राइट, पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। अमोनिया से नाइट्राइट बनता है नाइट्रोसोमोनास से, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है नाइट्रोबैक्टर से, जो कि आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे क्वेश्चन का पहला सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजन रिडक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट है, किसी फसल को दिए गए पानी की गहराई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, डेल्टा कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज, या नॉन ऑफ दीज। अगर डेल्टा की बात करें तो इसका सही आंसर है, अगर हम किसी फसल को पानी दे रहे हैं तो कितना गहरा पानी दे रहा है ये कौन डिनोट करता है? आपका डेल्टा। उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अगर ड्यूटी की बात करें तो एक क्यूसेक पानी से, जो वाटर होता है आपका, एक क्यूसेक पानी से जितना एरिया आपका इरिगेट हो जाता है, पानी वाटर से जितना एरिया, जितना क्षेत्र जितना क्षेत्र सिंचित हो जाता है, जितना क्षेत्र सिंचित हो जाता है होता है, उसे क्या कहते हैं? ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर। तो डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा जो फसल को पानी दिया है उसकी गहराई को डेल्टा कहते हैं। ड्यूटी किसे कहते हैं? एक क्यूसेक वाटर से जितना एरिया आपका इरिगेट हो जाता है या इरिगेशन हो जाता है जितने एरिया का, उसे कहते हैं ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान क्या है? अब तंबाकू का आपके पास ऑप्शन है इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका या चाइना। इंडिया, सेंट्रल अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका या चाइना। अगर तंबाकू के उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका तंबाकू के साथ साथ मक्का का भी उत्पत्ति स्थान है, मेज का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये है सेंट्रल अमेरिका। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन सा उत्पत्ति स्थान है? मूंग,
मूंग का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया। कॉटन, कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया। ब्रिंजल, ब्रिंजल जिसे बैंगन बोलते हैं, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? ये भी इंडिया है। और अगर जो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में हम अरहर जिसे तुर बोलते हैं या पिजन पी बोलते हैं इंग्लिश में, अरहर का उत्पत्ति स्थान है। ज्वार का जिसे सोरगम बोलते हैं। दूसरा बाजरा का जिसे परमिलेट बोलते हैं। तो अफ्रीका में अरहर, ज्वार, बाजरा, इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका में। और चाइना की बात करते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चाइना, जिसे ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और साइंटिफिक नेम इज सरसों। सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये भी चाइना में है। और एक हो गया चाय, इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चाइना में। सोयाबीन, सरसों और चाय, इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चाइना में। तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? वो हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? ऑप्शन है आपका लीबिग, ब्लैकमैन, विलकॉक्स और मिस्चलिस। ये जो हम आपको लॉ बताएंगे ना, इनमें से कोई ना कोई लॉ आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई ना कोई लॉ आपका पूछ लिया जाता है। तो अगर लीबिग की बात करें, इन्होंने 2 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? लीबिग ने दिया था। एक और लॉ दिया था, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। कुछ लॉ जो है आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे, उनका कोई हिंदी नाम नहीं होता। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? लीबिग ने। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किसने दिया था? लीबिग ने। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। अब विलकॉक्स की बात करते हैं, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। इन्होंने दिया था इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। किसने दिया था? विलकॉक्स ने दिया था। अब अगर मिस्टर लिच की बात करें तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसने दिया था? इन्होंने दिया था मिस्टर लिच ने। एक लॉ का और छूट जाता है जो वेलेस ने दिया था। वेलेस ने कौन सा लॉ दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन, लॉ ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। लीबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया था। विलकॉक्स ने दिया था इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ दिया था। मिस्चलिस ने दिया था डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ दिया था। और वेलेस ने दिया था लॉ ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैकमैन हो जाएगा। नेक्स्ट, CRI स्टेज व्हीट में किसने दिया था? तो ये क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है किसकी? गेहूं की। क्रिटिकल स्टेज किसकी मानी? गेहूं की। इसका फुल फॉर्म क्या होता? कभी कभी पूछ लेता, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो CRI स्टेज ये होती है 20 से 25 दिन पे, डेज आफ्टर सोइंग। बुआई के 20 से 25 दिन पर ये की जाती है। तो आपके साथ ऑप्शन है भारद्वाज ने, CT पटेल ने, लिंसेको ने या डोनाल्ड ने। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा भारद्वाज। इसका सही आंसर क्या होगा? भारद्वाज। अगर CT पटेल की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी दी थी। कौन सी थी? H4। तो CT पटेल ने क्या था? फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वेराइटी किसने दी थी? CT पटेल ने। लिसेंको की बात करें तो इन्होंने वर्नलाइजेशन दिया था। वर्नलाइजेशन जो टर्म दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। वर्नलाइजेशन क्या होता है? हम अगर जो कोई प्लांट होता है उसके जो फ्लावर होते हैं उनको ग्रो करने के लिए लंबे समय तक ठंडा इन्वायरमेंट देते हैं। तो ठंडे इन्वायरमेंट को देख के अगर जो प्लांट के फ्लावर को या फूलों को डेवलप किया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। एक इसने दिया था, लिंसेको ने दिया था। अगर डोनाल्ड की बात करें तो इन्होंने 3 चीज़ें दी थी।
कंपटीशन इंडेक्स, कंपटीशन इंडेक्स दिया था किसने? डोनाल्ड ने। दूसरा दिया था, क्या दिया था? प्लांट आइडियोटाइप, जो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आइडियोटाइप दिया था। किसने दिया था? ये भी डोनाल्ड ने दिया था। तीसरा एक चीज़ और दी थी, हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया था? ये भी डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकल यील्ड, सॉरी इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ये किसने दिया था? ये दिया था तुम्हारे डोनाल्ड ने। तो इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है इसमें अगर डिस्कस करें? इकोनॉमिक यील्ड वो होती है, जैसे हम गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं का जो दाना है, जिस जिस पार्ट से प्लांट के हमें रेवेन्यू प्राप्त हो, जिस पार्ट के प्लांट से हमें जो पैसे प्राप्त हो, रेवेन्यू प्राप्त होता है, वो होता है इकोनॉमिक यील्ड, जो हमारे इकोनॉमिक के लिए अच्छा होता है। बायोलॉजिकल यील्ड तो वो तो पूरा प्लांट ही आपका बायोलॉजिकल यील्ड में आ जाता है, पूरा आपका पूरा प्लांट बायोलॉजिकल यील्ड में यूज़ कर लेते हैं। तो ये दिया था हार्वेस्ट इंडेक्स, किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारद्वाज हो जाएगा, जो CRI स्टेज दिया था वीट में। नेक्स्ट है, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? ऑप्शन है बॉसिंगोल्ट ने, VV डाकूचेव ने, जेंथ्रो टूल ने, या ट्रॉग ने। ये क्वेश्चन आपका बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था इसी बार 2024 में, जो अभी ये आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। जो BO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, फील्ड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? जो सेकेंड एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉसिंगॉल्ट ने। फील्ड प्लॉट टेक्निक के फादर कौन है? बॉसिंगॉल्ट है। अगर डाकूचेव की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल साइंस बोला जाता है। अगर जेंथ्रो टूल की बात करें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जेंथ्रो टूल की इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है, वीड साइंस बोला जाता है। दूसरा दूसरा इन्हें जीरो टिलेज बोला जाता है, जीरो टिलेज। तो फादर ऑफ वीड साइंस किसे बोला था? जेंथ्रो टूल से। जीरो टिलेज से, सॉरी जीरो टिलेज नहीं, जीरो टिलेज से तो दूसरे लोग हैं। ये जो टीलेज है, टीलेज जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। टीलेज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। जेंथ्रो टूल फादर ऑफ वीड साइंस भी कहे जाते हैं। अगर ट्रॉग की बात करें तो ये फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, फादर ऑफ जो सॉइल टेस्टिंग होती है उसके फादर किसे कहा जाता है? ट्रॉग को कहा जाता है। जो सॉइल टेस्टिंग होती है उसके फादर किसे कहा जाता है? ट्रॉग को कहा जाता है। तो फील्ड प्लॉट टेक्निक किसे दिया गया था? तो फादर कौन है फील्ड प्लॉट टेक्निक के? बॉसिंगॉल्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पीटर डी क्रेसेंजी, जेंथ्रो टूल, KL चड्ढा एंड वाटसन। अगर हम बात करें पीटर डी क्रेसेंजी की, तो इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। इनकी एक बुक है ऑपस रूरेलियम कामोडारम, ऑपस रूरेलियम कामोडारम इनकी एक बुक है। और इन्हें जो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहा जाता है। जेंथ्रो टूल की बात करें, अभी मैंने आपको बताया टीलेज के फादर कहा जाता है। दूसरा, इन्हें वीड साइंस का फादर कहा जाता है। वीड साइंस का फादर किसे कहा जाता है? जेंथ्रो टूल को वीड साइंस का फादर कहा जाता है। अगर KL चड्ढा की बात करें तो इन्हें गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है किसे? KL चड्ढा को। वाटसन की बात करें तो वाटसन ने जो है लीफ एरिया इंडेक्स दिया था। क्या क्या दिया था? वाटसन ने लीफ एरिया इंडेक्स दिया था। दूसरा क्या दिया था? इन्होंने ग्रोथ रूट क्रॉप ग्रोथ रेट CGR, क्रॉप ग्रोथ रेट जो दिया था वो किसने दिया था? आपके जो वाटसन ने दिया था। तो क्रॉप ग्रोथ रूट किसने दिया था? वाटसन ने। लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया था? ये भी वाटसन ने दिया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता, क्रॉप ग्रोथ रूट जो रेट है उसका जो यूनिट है वो क्या है? तो इसका यूनिट है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर डे। एक दिन में कितने मीटर स्क्वायर जो है, उस मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम जो है क्रॉप ग्रोथ हो रही है, वो रेट जो होती है क्रॉप ग्रो रेट होती है।
दूसरा लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया था? वाटसन ने। केएल चड्ढा को गोल्डन रिवोल्यूशन फादर माना जाता है। जेंथ्रो टूल को टीलेस का फादर, वीट साइंस का फादर माना जाता है। एग्रोनॉमी का फादर पीटर डी कैसेंजो को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं लीफ एरिया इंडेक्स किसे कहते हैं? अभी मैंने इसका फादर कौन था लीफ एरिया इंडेक्स का? वाटसन। कौन फादर है इसके? वाटसन है। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है टोटल लीफ एरिया बटे ग्राउंड एरिया, दूसरा यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉपिंग, ये पहला ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन है। ये आपका थर्ड है। ये फोर्थ ऑप्शन है। ये आपका फिफ्थ ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लीफ एरिया इंडेक्स। मतलब जो टोटल एरिया होता है लीफ का और जो ग्राउंड एरिया होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है लीफ एरिया इंडेक्स। और ये रेशियो जो लीफ एरिया इंडेक्स का रेशियो होता है ये इसी से ही निकाला, ये इसका फार्मूला होता है टोटल लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। ये लीफ एरिया इंडेक्स इससे निकाला जाता है। अगर बात करें यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, तो ये किसका फार्मूला है? लैंड इक्वालेंट रेशियो। एक इसका फार्मूला है। लैंड इक्वालेंट रेशियो का फार्मूला कौन है? आपका यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग बटे अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉपिंग। इसके अनुपात को हम कहते हैं लैंड इक्वालेंट रेशियो। अगर जो लैंड LER आपका 1 से ऊपर है तो आपके लिए जो है वो आपकी इंटरक्रॉपिंग आपके क्रॉप के लिए अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है कि आपका जो है ये जो आपका इंटरक्रॉपिंग हो गई। जैसे इंटरक्रॉपिंग 2 फसलें लगाते हैं, एक मेन क्रॉप लगाते हैं उसके बिहाफ उसके साथ दूसरी फसल लगाते हैं जिससे हम जो मेन क्रॉप नहीं लेकिन उससे हम रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, उससे हम इकोनॉमिक चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो वो जो क्रॉप हो गई और जो मेन क्रॉप उसको दोनों को मिला के हम इंटर क्रॉप कर देंगे। दूसरी जो आपकी सोल एक सिंगल क्रॉप है जो आपकी मेन क्रॉप है उससे उसके अनुपात से उसका अनुपात अगर 1 से ऊपर आता है तो वो आपके फसल के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो लीफ एरिया इंडेक्स का जो लीफ इक्वालेंट रेशियो होता है, यील्ड जो होता है आपकी इंटरक्रॉपिंग जो मेन क्रॉप और दूसरी जो इंटर क्रॉप लगाई गई दोनों को जोड़ के नीचे जो सोल क्रॉप जो मेन क्रॉप होती है उसका रेशियो जो आपका वो लैंड इक्वालेंट रेशियो हो जाता है। दूसरा क्या है? टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। ये क्या होता है? ये होता है आपके क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है। मतलब जितना क्रॉपिंग एरिया होता है और जितने में उसमें क्रॉप लगाई जाती है वो होता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो इस समय जो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? 142% है। जो वर्तमान में प्रेजेंट में इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है कितनी है? 142% है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। तो ये अभी मैंने बताया था हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है आपका हार्वेस्ट इंडेक्स, इसका फार्मूला है हार्वेस्ट। बायोलॉजिकल यील्ड में इकोनॉमिक यील्ड मैंने अभी आपको बताया था ग्रेन हो जाएगा। आपका जो फसल होती है उसमें जो आपका इकोनॉमिक भाग होता है वो ग्रेन होता है। बायोलॉजिकल यील्ड में ग्रेन और उसका जो बचा हुआ भाग जो उसके एक्स्ट्रा होता है जो अवशेष होते हैं वो पूरा मिला के बायोलॉजिकल हो जाता है। तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। अगला क्या है? नंबर ऑफ क्रॉस बटे नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। ये काहे का होता है? क्रॉप रोटेशन का होता है। क्रॉप रोटेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। क्रॉप जब क्रॉप को बदल बदल कर लगाया जाता है तो होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रॉप बटे नंबर ऑफ ईयर इंटू 100 क्या हो जाएगा? क्रॉप रोटेशन। तो लीफ एरिया इंडेक्स का जो कैसे निकालते हैं? टोटल लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया के अनुपात को लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पौधे में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है उसे क्या कहते हैं? 2 टर्म पढ़े होंगे आपने एग्रीकल्चर में, सिंक एंड सोर्स। तो जहाँ पे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता उसे बोलते हैं सोर्स। उसे क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। उसे बोलते हैं सोर्स। इसका सही आंसर ये हो गया। सिंक क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ पे वो स्टोर होते हैं, जहाँ पे वो संग्रहित किए जाते हैं
उसे बोलते हैं सिंक। उसे क्या बोलते हैं? सिंक। तो सोर्स क्या होता है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे संपन्न होता है, जहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, उसे कहते हैं सोर्स। जहाँ पे उस फोटोसिंथेसिस के बाद कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उसे कह देते हैं सिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोर्स। नेक्स्ट क्या है? ड्राई लैंड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? अगर बात करें ड्राई लैंड फार्मिंग, तीन टर्म होते हैं: ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग। अगर हम बात करें 750 से कम, जो कि आपका ऑप्शन है 750 से कम, तो यहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है। ड्राई फार्मिंग होती ड्राई फार्मिंग होती अगर 750 से 1100 तक होती तो वहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग होती। ड्राई लैंड फार्मिंग होती। अगर 1100 के ऊपर जहाँ वर्षा होती वो होती रेनफेड फार्मिंग होती। ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो 200 से कम दिनों के लिए जो फसलें होती, जो जो 200 से कम दिनों के लिए जो फसलें होती हैं, वहाँ पे जो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर उन फसलों को लगाया जाता है जिनका जो ड्यूरेशन होता है फसलों का 200 से कम दिनों के लिए होता है। इनका 200 से ज़्यादा दिनों के लिए होता है वो रेनफेड फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो 200 के ऊपर भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग की जाती है। सिंगल क्रॉपिंग की जाती है। यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग की जाती है क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा, तो जितनी फसल लगाओगे उतना पानी जब उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी फसल लगाओ। दूसरा, यहाँ डबल क्रॉपिंग भी की जाती है, दो फसलें भी एक साथ उगाई जाती हैं, डबल क्रॉपिंग भी की जाती है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 750 से 1150 तक जहाँ पे वर्षा होती है उसे ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? ये क्वेश्चन आया था आपका BAO में। देखिए इसी से आपके दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं भारत में? ऑप्शन है आपके पास 15, 20, 131 और 8। अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में जो है कितने हैं? 15। एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में कितने हैं? 15। ये किसके द्वारा लाए गए थे? प्लानिंग कमीशन, जो आपका आया था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उसके द्वारा जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बनाए गए थे। दूसरा ऑप्शन है 20, ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो हैं कितने हैं? 20। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग के द्वारा कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन दिए गए हैं? 20। नेक्स्ट है 131, 131 के बारे में बात करें तो जो ICR द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिए गए हैं, वो कितने हैं? 131। और जो 8 है आपका, जो अगला ऑप्शन 8 है, ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ये भी किसके द्वारा दिए गए? ICR के द्वारा। तो ICR द्वारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 131 है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 8 है। और जो प्लानिंग कमीशन जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 15 है, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20 हैं। नेक्स्ट है, सेवियर ड्रॉट में वर्षा कितने प्रतिशत कम हो जाती है? मतलब जो भारी सूखा जब पड़ता है तो उसमें वर्षा कितने प्रतिशत कम हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है 50% से ज़्यादा या 75% से कम। अगर जो वर्षा 75% से कम होगी, जो वर्षा 75% से कम होगी तो वहाँ नॉर्मल ड्रॉट होगा। नॉर्मल ड्रॉट क्योंकि 75% वर्षा हो रही है लेकिन 25% नहीं हो रही, तो वहाँ नॉर्मल ड्रॉट। अगर 50% वर्षा नहीं हो रही हो, 50% हो रही, वहाँ सेवियर ड्रॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ने की उम्मीद होगी, वो 50% से ज़्यादा अगर वहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो हो जाएगा सेवियर ड्रॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवियर ड्रॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इवेपोट्रांसपिरेशन कैसे रोका जाता है? ऑप्शन है आपके पास मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, विंड ब्रेक्स या ऑल ऑफ दीज। मल्चेस क्या होते हैं? मल्चेस होते हैं जो आपकी सॉइल होती है उस पर कुछ परत बना दी जाती है, जैसे आपको पैडी स्ट्रा हो गया, जो आपकी पुआल वगैरह की फसल वो लगा देते या
जो परत बिछा देते हैं, किसी पॉलीथीन की परत बिछा देते हैं या कोई और चीज़ की परत बिछा देते, तो उन उन जगहों को, उनमें जो है नमी की मात्रा बनी रहती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मल्चेस, जिससे ज़मीन को ढक दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो नमी है वो वहीं की वहीं बरकरार रहती, जा नहीं पाती। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मल्चेस। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपीरेशन मीन्स होता है वाष्पोत्सर्जन। अब एंटी मीन्स रोकना, मतलब वाष्पोत्सर्जन को जो रोकने वाले तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा विंड ब्रेक, तेज हवाएं चलती हैं जिससे कि फसलें उखड़ जाती हैं या वहाँ की नमी भी, फसलें गिर जाती हैं, वहाँ की नमी भी, मतलब हवाओं के साथ जो जहाँ शुष्क हवाएं चलती हैं वहाँ की नमी भी कम हो जाती। तो विंड ब्रेक को रोकने के लिए, जो उसका बहाव को धीमे करने के लिए जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं उन्हें विंड ब्रेक्स कहते हैं। इससे भी इवेपोट्रांसपिरेशन रोका जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी के द्वारा इवेपोट्रांसपिरेशन रोका जाता है। इवेपोट्रांसपिरेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। जो ट्रांसपिरेशन पौधों के अलावा अगर जो वाटर का लॉस हो रहा है, कि चाहे ज़मीन पे हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कहीं पे किसी झील में हो, गड्ढे में हो, कहीं पे भी हो रहा हो, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट से वाटर लॉस होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो दोनों को मिला के इवेपोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ये तीनों के द्वारा, मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट या विंड ब्रेक, तीनों के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जो होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, कौन से होते हैं, जो कि स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज कर देंगे तो वहाँ जो है आपका जो, क्योंकि जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएंगे तो वहाँ पे वाटर लॉस होगा नहीं। तो वो कौन से ऐसे आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा ऐसा है जो आपको स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट है। आपके पास ऑप्शन है पीएमए और मोबिलिफ, क्योलिन या साइकोसेल। तो अगर सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा पीएमए, पॉलीफिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीफिनाइल मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक एसिड, पॉलीफिनाइल मर्क्यूरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा जो स्टोमेटा क्लोज हो, इसको जब देते हैं प्लांट में तो इसके द्वारा स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन आपका नहीं होता। दूसरा है मोबिलिफ। जो मोबिलिफ होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है। फिल्म फॉर्मिंग टाइप के क्या मतलब होता है, इसमें जो है आपका जो लीव्स होती है, लीफ के ऊपर एक फिल्म जैसी परत जैसी बन जाती है। अगर जो मोबी लीफ डालेंगे तो लीफ पे जो है, आपकी पत्तियों पे जो है एक परत जैसी संरचना बन जाती है, जिससे कि आपका जो वाटर है वो वाटर प्लांट से, पत्तियों से बाहर नहीं जा पाता। उसे कहते हैं फिल्म फार्मिंग टाइप। इसमें मोबी लीफ आता है, हेक्सा डेकोनॉल आता है, वैक्स आता है, ऑयल आता है। ये फिल्म फार्मिंग टाइप होता है। क्योलिन, क्योलिन की बात करते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, मतलब ये जो सूर्य की किरणें पड़ती है पत्तियों पे, ये रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर की तरफ, ये यहाँ रुकने नहीं देता पत्तियों, जिससे कि जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो वाटर लॉस हो पाए। तो ये हो जाएगा क्योलिन। और इसकी कितनी मात्रा डालते हैं, 5% तक इसकी मात्रा डालते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप कौन से हो गए, क्योलिन हो गया। साइकोसेल, ये ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं। ये ग्रोथ रोक देते हैं, मतलब पौधे के ऊपरी भाग की ग्रोथ रोक देते हैं और ये नीचे जड़ को डेवलप होने देते हैं। अगर साइकोसेल डालेंगे तो ये जड़ की ग्रोथ करेंगे, ना कि ऊपर, जड़ के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर भाग होता है प्लांट का, उसकी ग्रोथ करेंगे। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, इसका सही आंसर क्या होगा, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, साइलोपास्टोल सिस्टम में किसका उत्पादन करते हैं, साइलोपास्टोल सिस्टम में किसका उत्पादन करते हैं। ऑप्शन है आपके पास सिल्वीकल्चर, पास्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या पास्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सिल्वीकल्चर। अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट। अब सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये होता है जो फॉरेस्ट फार्मिंग होती है, जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे वानस्पतिक
जो विज्ञान होती है जिसमें कि हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे जो फॉरेस्ट के बारे में कल्चर जो खेती की जाती है, जो वनों की खेती की जाती है, उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। और जो पास्टोरल क्या होता है, जब जहाँ पे चारे जैसी फसलें उगाई जाती है उसे पास्चर कहते हैं, पास्चर सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्चर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो खेती की जाती है, वनों की खेती की जाती है, उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। तो सिल्वीकल्चर और पास्चर मैनेजमेंट दोनों जो है साइलो पास्टोरल सिस्टम का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की बात करें तो इसमें जैसे आपकी और क्रॉप जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ये आपकी क्रॉप्स आ गई। दूसरा फॉरेस्ट क्रॉप्स। फॉरेस्ट क्रॉप्स दोनों को करते हैं, तो इन्हें इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस साइलो, एग्रीकल्चर प्लस साइलो ये कहेंगे इन्हें। दूसरा एग्रीकल्चर क्रॉप यानी एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट एंड प्लस साइलो हो गया, प्लस पास्ट्रोल हो गया। एग्री साइलो पास्ट्रोल ये होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पास्चर मैनेजमेंट। दूसरा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो एग्री प्लस हॉर्टी प्लस पास साइलो। एग्री, हॉर्टी और साइलो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मृदा विज्ञान में मृदा सॉइल, जो सॉइल मॉइस्चर होता है उसका जो एग्रोनॉमिक मीज़र होता है उसमें ढाल कितना रखते हैं। जब हम सॉइल मृदा में सॉइल जो मृदा नमी है उसे नापते हैं तो उसको एग्रोनॉमिक तौर पे जब नापते हैं तो उसमें ढाल कितना होना चाहिए। अगर ढाल की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है 2% से कम, 2% से ज़्यादा, ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2% से कम। अगर हम एग्रोनॉमिक मेजर कर रहे हैं, एग्रोनॉमिक तरीके से माप रहे हैं सॉइल मॉइस्चर को, इसमें 2% से कम सॉइल नमी होनी चाहिए, दूसरी ढाल होनी चाहिए, ढाल होनी, स्लोप होना चाहिए। अगर 2% से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मैकेनिकल मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल मेजर हो जाएगा। मैकेनिकल मेजर या यांत्रिकी मापन हो जाएगा, यांत्रिकी मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिकी मापन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 2% से कम ढाल होगी तो वहाँ एग्रोनॉमिक मेजर होगा। क्या होगा? जब 2% से कम ढाल होगी वहाँ क्या होगा? वहाँ एग्रोनॉमिक मेजर होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 2%। तो ये आपका सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर हम जो ये सेशन करा रहे हैं, ये जो आपके जो मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका बिहार का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो मैंने अभी मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें से ही 2 क्वेश्चन आपके फंस गए थे। तो ये सीरीज़ करते रहिए। और हाँ, जो आपका मैंने बताया था ना कि ये जो आपको पेज वाइज हम क्वेश्चन ला रहे हैं, तो इससे पेज वाइज पहले आप रिवाइज़ करिए। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 8, इसमें हम 51 से 60 नंबर तक के जो आपका पेज है उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।